नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तेलंगाना ने जातिगत सर्वेक्षण पूरा कर लिया और इसकी रिपोर्ट वो जल्द ही कैबिनेट के सामने सौंपी जाएगी। और वहीं पर बात करते हैं मरियम असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने कल जो लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान केंद्र सरकार पर एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि गाज़ा में जो भी नरसंहार हो रहा है उसमें भारत कहीं ना कहीं कोई ऐसा रुख नहीं अपना रहा है कि वहाँ पर युद्ध को रोका जा सके, या अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा है कि वहाँ पर सरकार को वो कह सके कि ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। और वहीं पर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जया बच्चन, नेता हैं जया बच्चन। उन्होंने जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी उसको लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं पर मदरसों में कहा जा रहा है कि अब कामिल यानी कि ग्रेजुएट और फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की जो कक्षाएं चल रही थी वो नियमित तौर से नहीं चलेंगी और उनको रोक दिया जाएगा। ये फैसला लिया गया है बोर्ड की तरफ से। और वहीं पर दिल्ली विधानसभा का चुनावी प्रचार थम चुका है। वहीं पर एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं पर बता दें कि आतिशी जो है उन्होंने रमेश बुद्धुड़ी और उनके भतीजे और उनके बेटे पर संगीन आरोप लगाए हैं। इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार और कर्नाटका के बाद तीसरा राज्य तेलंगाना ऐसा प्रदेश बन गया है जिसमें जाति सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्द ही इसकी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी। और इस पर खुशी जताते हुए रेवंत रेड्डी ने एक आंकड़ा भी पेश किया है एक्स पर। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा कहा था, जो किया था लोगों से, वो उन्होंने पूरा किया है। इसके बारे में बिल्कुल देखिए, ये जो सर्वे की अभी जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें सबसे पहले मैं आंकड़े बता दूं कि इसमें जो है 17.43% एससी हैं और 10.45% एसटी हैं एंड 56.38 पॉइंट जो हैं वो ओबीसी हैं एंड 15.79% जो है वो अन्य जनजातियाँ हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड की कि इसमें बोला गया है कि जो टोटल आबादी है उसका 3.1% जो है वो हो रहा है तकरीबन 16 लाख। उन लोगों के जब सर्वे टीम गई तो उन लोगों का या तो घर बंद था या फिर उन लोगों ने इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं, तो इस वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। मतलब टोटल जो यहाँ पे है उसका 3.1% जो है, जो 16 लाख हो रहा है, उनको छोड़ करके बाकी जो अभी डेटा हमने आपको बताया, जो डेटा सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ने बोला वो क्या बोलते 56.33% है ओबीसी, जो है 56.33% ओबीसी है एंड 15.79% जो अन्य जनजातियां वो सब हैं। लेकिन वही जिस तरह आपने भी बोला कि रेवंत रेड्डी ने बोला था कि जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया है, और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इसको 6-7 महीने लग गए हैं। सर्वे टीम जाती थी, सर्वे करके आती थी और ये रिपोर्ट, और फिर मतलब इसमें ये भी है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह जाती है। जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि कांग्रेस पार्टी जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं या जहाँ भी जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो कहते हैं कि हमारी सरकार अगर यहाँ पे बन जाती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अब इससे जो फ़ायदे होते हैं मतलब वो भी देखे जाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, कई पद खाली होते हैं लेकिन उनको भरने के लिए काफ़ी सारी मशक्क़तें होती हैं, क्योंकि सोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होता है। ख़ासकर हिंदुस्तान में आप देखें तो सोर्स ज़्यादा होना चाहिए आपका। काबिलियत हो लेकिन सोर्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, आप जितने भी काबिल हो। तो यहाँ पे अभी जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया कि ये काफ़ी ऐतिहासिक है, जो देश के सामाजिक इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के समय व्यापक सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीति और
जातिगत सर्वे कराने का वादा भी किया था, जो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर और आ रही रिदा कि ये गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक पैनल बनाएंगे यूसीसी के लिए। जिस तरह भी हमने देखा उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, उसी तरह गुजरात गवर्नमेंट ने भी एक पैनल बनाया जो यूसीसी पे जो है मतलब एक वो तैयार करेंगे पोर्टफोलियो किस तरह से, और फिर वो उसके लिए मीटिंग्स करेंगे। और अभी मतलब जो खबरें आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है वहाँ भी यूसीसी पे इंटरनली चर्चाएं चल रही हैं। जिस तरह से हम देखें कि यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे बीजेपी अकेले सत्ता में है। तो वहाँ पे जो है ये लोग अभी से तैयारियाँ कर रहे हैं कि अगली बार जब चुनाव होंगे वहाँ पे, जिस तरह अभी मतलब अभी हम लोग बात करते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, 2027 में शायद उनका ये एक वादा रहे लोगों से कि हम यहाँ पे भी यूसीसी लागू करेंगे। जिस तरह से अभी उत्तराखंड में हुआ है उसी तरह से अब गुजरात में भी एक पैनल तैयार किया गया है। उस पैनल के थ्रू ये लोग उसके बारे में वहाँ की बारीकियाँ जानेंगे, देन फिर इसको एक अलग उसकी समिति बनाई जाएगी। उस समिति के बाद फिर क्या रिपोर्ट पेश होती है वो वहाँ के मुख्यमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री वो मिल करके एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद इसमें आगे बातचीत होगी। जी, वहीं पर बात करते हैं एमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने राष्ट्रपति भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो सरकार की विदेश नीति है, गाजा में जारी हिंसा और प्रस्तावित वक्फ कानून पर गंभीर सवाल उन्होंने उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की विदेश नीति अपने पारंपरिक रुख से भटक चुकी है और वो गाजा में हो रहे नरसंहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इस दौरान काफ़ी चीज़ों पर गंभीर सवाल उठाए, जैसा कि अभी चल रहा है जो जेपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें जो बिल जो है प्रस्तावित किया गया था और जो पास किया गया था और आने वाले समय में जो पास किया जाएगा उस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं हालांकि देश में, लेकिन वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी इससे काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएँ भी जाहिर की हैं। देखिए, ओवैसी साहब ने गाज़ा के बारे में जो जारी संघर्ष है उसके बारे में बात करते हुए कहा है कि अब तक 61,709 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1.11 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। ओवैसी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वो इस नरसंहार का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब गाज़ा में नरसंहार का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के प्रधानमंत्री भी इसके इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा कि जब से ये युद्ध चल रहा है, बीच में एक दिन प्रियंका गांधी जो है वो लेके चले गई थी एक बैग जिस पे ये बताया गया था कि उस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम जो हैं वहाँ अपने लोगों को भेज रहे हैं उनसे युद्ध करने के लिए और यहाँ पे जो है हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं जो कुछ ऐसी जगहों का बैग लेके जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है वो यहाँ पे हमने देखा हैदराबाद में जिस तरह से जब वहाँ पे संघर्ष चल रहा है और मतलब जब से ये शुरू हुआ है तब से ही यहाँ पे उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीन के बारे में बात की थी और ये सारी चीज़ें चल रही। जिस तरह हमने देखा 2023 का जब तेलंगाना का चुनाव का प्रचार चल रहा था उस दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी हो गए या उनकी पार्टी कुछ और लीडर्स हो गए जिन्होंने फ़लस्तीन के बारे में खुल के बात की थी और फ़लस्तीन के बारे में खुल के बात करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब इंडियन मीडिया कह लें या फिर इंडियन पॉलिटिक्स में ये हो गया है कि जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है जिस कंट्री से उसका वो कंट्री, अभी देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका भारत के अप्रवासियों को भगा रहा है वहाँ से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है अभी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर यही चीज़ किसी और देश से होती तो वहाँ पे कितना हल्ला गुल्ला कर दिया होता। अमेरिका को इस तरह से मतलब आप देखते हैं कि जिस तरह से जब ट्रम्प शपथ लेने वाले थे और नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री को, तो कितनी बातें बनी थी। उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें कहा गया है कि आखिरकार ट्रम्प ने, जो मीडिया में चल रहा था, हेडलाइन चल रहा था कि आखिरकार ट्रम्प को मोदी जी की ज़रूरत पड़ गई, उनको बुलाया गया है, जाएंगे वो। तो अभी अब आप देखिए कि मतलब यहाँ पे कई ऐसे लीडर्स हैं जो सेकुलर लीडर्स हैं, वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं। इस तरह से हमने देखा आरजेडी के लोग फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं,
असदुद्दीन ओवैसी फ़लस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी फ़लस्तीन के बारे में बात कर रही है। और अगर बात की जाए तो जिसकी वजह से आज बीजेपी सत्ता में है, अटल बिहारी वाजपेयी वो भी फ़लस्तीन के साथ थे। लेकिन अब बीजेपी के अंदर ये हो रहा है कि एक अगर ये कर रहा है तो अगला आकर के उसे बिल्कुल चेंज करेगा, वो बिल्कुल उसके विपरीत चलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी बीजेपी में यही चला। जिस तरह से हमने बात की है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है उसके बारे में बात की, इजराइल के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में बात की, वही उन्होंने वक्फ के बारे में भी बोला है कि ये जो उनका एक वो भी सामने आया था, ट्वीट भी उन्होंने कहा था कि हमने जो रिपोर्ट भेजी थी उसके कुछ पेजेस हटा करके वो रिपोर्ट पेश की गई है। उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी जो ये, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब हम मतलब हमारे पास उसकी जानकारी मिली कि वो पहुंच गई है तो उसमें ये चीज़ें पता चली, कुछ पेजेस को हटा दिया गया था। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो जेपीसी के अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, वो जिस तरह से प्यार से बात करते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में, उतने अच्छे हैं नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज़ और चल रही थी साथ ही साथ कि एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा था जिसमें सारे लोग गोल मेज़ पे बैठ करके बातें करें, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी। वो इंटरनल मामला है, उसमें अभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि वहाँ क्या बातें हो रही थी, किस बात पे हंसी आ रही थी, ये सारी चीज़ें सामने नहीं है। लेकिन एक तबका है सोशल मीडिया पे जो इस चीज़ को ज़्यादा वायरल कर रहा है, भ्रम फैलाने के लिए इसकी कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे फ़ायदे भी हो रहे हैं लेकिन नुकसानात भी हो रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप ऐसी कई वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसे इंसान बहुत ही क्या बोलते हैं सीरियस ले लेता है, देन फिर उसके बाद वो झूठ निकलता है। मतलब झूठ कहने का मतलब ये है कि वो किसी और वे में चीज़ें जा रही होती हैं लेकिन हम उसे किसी और उसमें लेते हैं। और जिस तरह से अभी बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में जो है कल जो है MIM के लीडर जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति के उसमें जो अपनी बात रखी थी उसमें सारी बातें की हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से अपोजिशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है कुंभ के मुद्दे को लेकर के, वो सारी चीज़ें भी अभी आगे चलती रहेंगी। जी यासिर, आपने बात की सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया की वजह से कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। लेकिन अगर एक तरफ देखा जाए तो फ़ायदे ये हैं कि अगर जैसे कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, जिसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखा रहा है, वो आंकड़े सही नहीं बता रहा है, वो जो सरकार है उसके अकॉर्डिंग ही आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर कई सारे लोग दावे कर रहे हैं कि कई ज़्यादा मौतें हुई हैं जिसके आंकड़े सरकार पेश नहीं कर रही है। हमने कई सारे वीडियोस में हमारे सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर संसद में कल जो जया बच्चन हैं उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कई सारे नेता भड़क भी गए हैं, भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई है, कई सारे लोग मिल चुके हैं, कई सारे लोग इधर उधर कर दिए गए हैं, कई सारे लोग अस्पताल पहुंचा दिए गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंगा में बहा दिए गए। और उन्होंने कहा कि गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है क्योंकि वहां पर जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी उसमें लाशें बहा दी गई हैं। देखिए जैसा हमने बोला कि अपोजिशन जो है अभी काफ़ी एक्टिव है जी। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जया बच्चन ने जो बोला उसके वो पहले मैं बता दूं कि जया बच्चन ने कहा है कि कुंभ में श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बारे में यूपी सरकार के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि करोड़ों लोग उस स्थान पर आए हैं, किसी भी समय इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। सरकार को सच बताना चाहिए कि कुंभ में क्या हुआ है, इसे संसद में बताना चाहिए। प्रशासन ने पोस्टमार्टम ना करके जो लाशें थी उनको पानी में डाल दिया और हम संसद में जल शक्ति के ऊपर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में इस समय बहुत बड़ी समस्या है और वो कुंभ में हुई भगदड़ है। हज़ारों लोग चले गए, सरकार को सही नंबर बताने चाहिए और संसद में दोगली बातें नहीं करनी चाहिए, जनता के सामने आकर के सफाई देनी चाहिए। वहीं आपको एक और आंकड़ा मैं बता देता हूँ कि कुंभ में कोई ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। कुंभ में इससे पहले भी घटनाएं होती रही हैं हुई हैं। 1954 में प्रयागराज के ही कुंभ में हुए हादसा हुआ और वहीं हरिद्वार में 1996 के कुंभ में हादसा हुआ और फिर वहीं ठीक 2025 की अमावस्या पर हुई भगदड़ में भी सेम चीज़ें सामने आई हैं। और तीनों ही घटनाओं में जो बातें कॉमन थी उनमें वीवीआईपी लोगों को
स्नान कराने के लिए आम श्रद्धालुओं की अनदेखी करना और भीड़ को डाइवर्ट करने की प्रभावी व्यवस्था ना होना है। वहीं इसी को लेकर के पूर्व जो वहाँ के डीजीपी हैं विक्रम सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज कमिश्नर जब चूरन बांटने वाले की भाषा में बोलेंगे तो कौन उनको गंभीरता से लेगा। डिजिटल कुंभ कराने का वादा किया जा रहा था, लेकिन सामान्य कुंभ भी ढंग से नहीं हो पा रहा है जी। उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें थीं, जो भी मतलब वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थीं, वीवीआईपी के आने की वजह से वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए जो है खतरा बन गई थी। रीज़न ये था कि 10 से 15 किलोमीटर तक आपने वन वे कर दिया था, एक साइड आपने बंद कर दी थी, सिर्फ वीवीआईपी आ रहे थे वहाँ पे। अब हुआ ये कि वहाँ के लोग जो स्टेशन से निकल रहे हैं वो वहाँ पहुँचने में उनको तकरीबन 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा और फिर उनको रास्ते में ऐसी सिचुएशन है कि आप बस चलते जाओ, रुकने का कहीं जुगाड़ नहीं, अगर आप रुक गए तो आप गिरोगे। तो जब आपके पास इतनी क्या बोलते हैं क्षमता नहीं है तो इसका इतना बड़ा प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से अपोजिशन का ये कहना है, अपोजिशन में चाहे हम राम गोपाल यादव की बात कर लें या अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर चंद्रशेखर की बात कर लें या फिर कुछ ऐसे बाबा भी हैं जिनकी बात करें, जिनका यही कहना है कि वहाँ पे जो मौतें हुई हैं उस आंकड़े को उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो छुपाने का काम कर रही है। और उस आंकड़े को वो इस वजह से छुपा रहे हैं कि हम 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा और उसमें योगी बाबा जो हैं वो अपने आप को एक ऐसा वो पेश करेंगे कि हमने इतना बड़ा कुंभ का आयोजन करवा दिया जिसमें इतने करोड़ लोग आए थे, इतने देशों से लोग आए थे जी। आप इतने करोड़ लोग आते हैं उसकी जानकारी आप दे देते हैं, नंबर दे देते हैं कि इतने लोग आए हुए हैं, लेकिन जितने लोग मरे हैं उनके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट तौर पे सामने नहीं दे पा रहे हैं आप। कि आप बोले 30 लोग मरे हैं, उसके बाद फिर आप ये भी कह रहे हैं कि संसद में भी ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि इसके पीछे कोई साजिश थी जी। और साजिश के बाद जो हमारा जो क्या बोलते हैं एक तबका है मीडिया का, उसका ये कहना है कि जैसे ही संसद में बात बोलेगी कि एक साजिश है, उसके बाद विपक्ष बिल्कुल चुप हो गया, उसने कोई बात ही नहीं की। तो इसका मतलब यही कि विपक्ष ने साजिश रची थी। आप देखिए कि एक तरफ मौत हो जाती है और दूसरी तरफ जब उसके बारे में सवाल उठाया जाता है तो जो सवाल उठाता है उसी को दोषी ठहरा दिया जाता है। तो ये चीज़ें जब चल रही हैं आम में, और इसको जो है सर्कुलेट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। उस क्लिप को कितना सर्कुलेट किया गया है कि जैसे ही वहाँ पे बात की गई कुंभ के बारे में और जब सत्ता पक्ष ने कुंभ के बारे में बात करनी शुरू की, उन्होंने कहा कि साजिश है। उसके बाद विपक्ष ने कोई बात नहीं की। इसको लेकर के एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं देश के लिए काफ़ी खतरा है, क्योंकि विपक्ष के लीडर भी जब लोगों के बीच में जाएंगे तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें पेश आएंगी, इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं। सरकार को एक स्पष्ट अपना आंकड़ा पेश करना चाहिए और उसके बाद फिर क्या चीज़ें होती हैं मतलब उस पर चर्चा हो सकती है फिर जी। हालांकि देखा जाता है कि जब भी विपक्ष सवाल उठाता है, कुछ ऐसे हादसे होते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है तो उनके लिए जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे तबके हैं वो खड़े हो जाते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जैसे कि जया बच्चन ने जो बात की थी महाकुंभ पर, उसके लिए उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये संवैधानिक पद पर बैठी महिला हैं और वो इस तरह की बात कर रही हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश कर रही हैं, नहीं सरकार तो की छवि खराब करने की कोशिश नहीं कर तो रही हैं। आप ये देखिए कि यही ऐसे कुछ बाबा हैं कि आप एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आसाराम बापू जो है, जिसपे रेप और मर्डर का इल्ज़ाम हो गया, उस पर सज़ा भी हो गई है जी। उसके पोस्टर्स कुंभ में लगे हुए हैं। एक बलात्कारी, एक हत्यारा, उसके पोस्टर्स जो है कुंभ में लगे हुए हैं जी। एक बाबा ऐसा है जो हमेशा मुसलमानों को लेकर के उल्टा सीधा बोलता है, यति, उसको वो जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चल रहा है जी। एक बाबा और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है, जिसपे जो है क्या बोलते हैं, जिसपे वो भी हो गई, सज़ा भी हो गई है, राम रहीम जी। वो भी जब जेल से छूटता है वो भी बलात्कारी है, वो भी हत्यारा है। वो जब जेल से छूटता है तो उससे मिलने के लिए लाखों की भीड़ जाती है। तो ये जो इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त नहीं, हालांकि बहुत पहले से हैं,
इतनी ज्यादा लोगों में अंधभक्ति हो गई है। भक्ति होना एक अलग चीज होती है, लेकिन अंधभक्ति में इंसान कुछ भी कर जाता है। अंधभक्ति में इंसान को गोबर मतलब क्या बोलते हैं, नजर नहीं आएगा, गोबर भी। तो इस वक्त अंधभक्ति का माहौल चल रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि भक्त होना एक अलग चीज होती है। भक्त होने से मतलब ये कि आप गए, आपने पूजा पाठ किया, आप चले आए। लेकिन अंधभक्ति में आप क्या क्या कर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता जी। तो ये जो बाबा हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी, राम रहीम या फिर आसाराम बापू, इनके पास अंधभक्त जाते हैं, भक्त नहीं जाते हैं। और अंधभक्ति में ही फिर इन पे जो इल्जाम लगे हैं वो सच हुए जी, कि लोग बिल्कुल अंधभक्त हो गए। उन्होंने अपने घर वालों को वहाँ भेजा, उसके बाद उन्होंने क्या किया जी। आपने बात की यासिर की महाकुंभ के जरिए यूपी सरकार कहीं ना कहीं वोटर्स को रिझाने का काम कर रही है, लेकिन अभी 2027 तो काफी दूर है। हालांकि वो अभी से इन सारी चीजों के लिए अपने पंख फैला रही है, लेकिन अभी उनकी जो तैयारियां शुरू हो गई ना। लेकिन अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव है और महाकुंभ में जिस तरह के हालात हुए हैं, जिस तरह की भगदड़ हुई है, लोग मारे गए हैं। हालांकि महाकुंभ में सिर्फ यूपी के लोग नहीं थे, बाकी प्रदेशों से भी लोग आए थे। और अभी जो उपचुनाव होने वाला है अयोध्या की एक सीट पर, अयोध्या की अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि वहाँ पर एक लड़की के साथ एक निर्मम हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि अगर जो मिल्कीपुर पर जो उपचुनाव होगा वो अयोध्या की सीट है, तो उसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, जिस तरह से वहाँ के लोगों का कहना है, जिस तरह से अवधेश जो है वहाँ के, जो कि इस वक्त एमपी बन गए हैं, उन्हीं की वजह से सीट खाली हुई थी। उनका जो एक वीडियो संडे को वायरल हुआ था, उसके बारे में बीजेपी का ये कहना है कि ये जो है ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जब वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंसू बहाते हैं, रोते, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये देश के लिए कितना काम कर रहे हैं। एक रोना होता है कि हमारे क्षेत्र की एक बेटी के साथ, जो कि खुद भी, उनके भी पोते पोती होंगे ना, इतने एजेड हैं वो, उनको दिल से वो चीज़ बुरी लगी होगी। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से उनका रोना आया। ठीक है, इमोशनल हो गए वो। उनको कई लोगों ने फिर बाद में समझाया है, उनको उनकी पीठ जो है सहला के उन्हें समझाया गया है कि ठीक है, चुप हो जाइए। लेकिन वहीं जब देश के प्रधानमंत्री रोते हैं, जब उन्होंने 2016 में नोटबंदी की थी, उसके बाद कहा था कि 50 दिनों के बाद अगर हमारे देश में अर्थव्यवस्था सही ना हो जाए तो हमें बीच चौराहे पे फांसी दे देना। हुई सही, दे गई फांसी जी, बिल्कुल। एक्टिंग एक अलग चीज होती, इमोशन एक अलग चीज होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में रोते हैं जी, ठीक है। उनको जब उनके बारे में बोल दो तो कहा जाता है कि देश के प्रति रो रहे हैं। देश के प्रति रो रहे होते तो देश की ये हालत अभी ना हुई होती जी। जिस तरह से हम बात करते हैं कि देश में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहीं जब कोलकाता में केस होता है तो कोलकाता में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और पूरी बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ममता सरकार के खिलाफ है। ममता सरकार के खिलाफ है वो, और वो उस पर एक्शन लेने की बात कर रही है। लेकिन उसी बीच बीएचयू में जो रेप हुआ था, 3 लोगों ने किया था, उनमें से 2 आरोपियों को उसी वक्त छोड़ा गया था। एक को अभी बाद में छोड़ा गया, 2 को उसी वक्त छोड़ दिया गया था। उस पर किसी ने कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया था। हालांकि वो बीजेपी आईटी सेल्स के ही थे, ठीक है, उनको छोड़ दिया गया। तो ये चीजें अभी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में 2012 में जो घटना हुई थी, निर्भया कांड, उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी। उसके बाद अन्ना हजारे आंदोलन पे बैठे और अन्ना हजारे की वजह से कांग्रेस केंद्र में सत्ता से चली गई। यूपीए की जो सरकार थी वो चली गई। उसके बाद ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं हुआ जी। एक आंदोलन हुआ सीएनआरसी प्रोटेस्ट को लेकर के, दूसरा आंदोलन किसानों को लेकर के, और इसमें 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है। अभी भी देश की जो वित्त मंत्री हैं वो जब अपना क्या बोलते हैं बजट पेश कर रही होती हैं तो एमएसपी को लेकर के बात करती हैं, लेकिन वो एमएसपी कहाँ है? अगर वो एमएसपी है, अगर वो एमएसपी आप देना चाह रहे हैं, उस पर बात करना चाह रहे हैं, तो इतने किसानों की मौत कैसे हुई फिर जी? अभी किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं फिर जी? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देश में अब वो जो आप बोल रही हैं वो वाले सेंटिमेंट्स नहीं है लोगों के पास। अब ये कि हिंदुत्व कितना काम कर रहा, बिल्कुल। अब ये नहीं कि हमारे घर के आगे नाली बह रही, पानी बह रहा, उस पर हम वोट नहीं देंगे।
अब ये कि हमारे घर पे बस एक झंडा लगा होना चाहिए भगवा, बिल्कुल, जो कि ये लोगों की मेंटेलिटी हो गई है। क्योंकि आप एजुकेशन पे आप देखिए इस बजट में पैसा कम किया गया है, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ गया फिर? वो पैसा आप किसी और चीज में लगाएंगे, और आप इस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाई से अलग कर रहे हैं। और जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें यही कहा जाता है कि स्कूली छात्रों ने मतलब छात्रों में ज़्यादा जो स्कूल छोड़ने वाले लोग हैं उनमें लड़के ज़्यादा हैं, उसके बाद फिर लड़कियां आती हैं। जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी कई लाख लोगों ने, बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, उनमें सबसे ज़्यादा लड़के हैं, लड़कियां बाद में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं देश में। तो आप मतलब हम किस आधार, अभी कल दिल्ली में वोट पड़ेगा, वोटिंग के बाद जब आएगा रिजल्ट तो देखा जाएगा बिधुड़ी का क्या हाल है। बिधुड़ी जो कि एक जिसने संसद में उल्टी सीधी बातें बोली, और जिसने देश की दो ऐसी लीडर हैं, एक कांग्रेस की प्रियंका गांधी और दूसरी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी, उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उल्टे सीधे वर्ड यूज किए, वो अगर जीत जाता तो इसका मतलब ये है कि भाई अब इस तरह की बातें बोलने से कोई नुकसान नहीं होगा आपको। जी, आपने बिधुड़ी का जिक्र किया तो कल ही जो सीएम है दिल्ली की आतिशी, उन्होंने एक दावा करते हुए उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बिधुड़ी के बेटे और उनके भतीजे को दिखाया, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जब चुनावी प्रचार थम चुका है और ये इन जो कालकाजी की जो सीट है और यहाँ से इस क्षेत्र के वो वोटर्स भी नहीं हैं, फिर भी वो इन सारी जगहों पर घूम रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं पर एक और खबर सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उन पर उल्टा एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि कहा गया है कि आतिशी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ रात में घूम रही थी। बिल्कुल, देखिए अगर आपने काम किया तो आपको डर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आपने अगर काम किया है, आपको जनता पसंद करती है तो आपको वोट मिलेगा। आपने काम नहीं किया, आपने सिर्फ क्या बोलते हैं ब्लेम गेम खेला है, तो आपको हर तरह से डर होगा फिर। जी, और अगर ये चीज़ें सच हैं तो ये चीज़ें गलत हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब कल इलेक्शंस होने हैं तो फिर ये रात में जो चीज़ें हुई हैं उस मतलब ये नहीं होनी चाहिए, इस पे एक्शन भी होना चाहिए, चाहे वो इस साइड से हो या उस साइड से हो। जी, जी, दोनों साइड से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब वो लागू हो गया है और आप कोई भी प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप घर बैठिए, आपने इतने दिन प्रचार किया, अब आप बैठ के आराम से देखिए। वोटिंग वाले दिन कल आप सुबह निकल ही जाएंगे 7 बजे, आप बूथ टू बूथ जा करके लोगों से मिलेंगे, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे, तो 1-2 दिन आराम कीजिए, जी, जी। उसके बाद आप निकलिए। लेकिन वही है, अगर डर होगा तो आप बाहर भी निकलेंगे, आप लोगों को वर्गलाएंगे भी। ये जो चीज़ें होती, कुछ चीज़ें आज रात तक फाइनल हो जाएंगी, जी, जी, बिल्कुल। कुछ चीज़ें कल दोपहर तक, क्योंकि एक विंग है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग वोट करने वाली होती है, उसके बाद एक जो है वो लेट वोट करने वाली होती है, तो खेल जो बिगड़ता है वो उधर बिगड़ता है फिर। जी, जी। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।